रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीक आपको अक्षत साहब से मिलवाया जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है इस साल। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक और मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बेहद खास है। वो उड़ीसा से आते हैं, मल्टीपल डिसेबल्ड हैं। इस बार उनका रैंक 614 है और करंटली वो भुवनेश्वर में एज ए SDM सर्व कर रहे हैं। तो कैसी जर्नी है उनकी, क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ी, क्या मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के शो में। तो शाइस्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका भी सर। सबसे पहले तो शाइस्ता जी हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। मैं शाइस्ता परवीन हूँ और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आती हूँ। मेरी अर्ली स्कूलिंग भुवनेश्वर में ही हुई है। 10th तक विजय यहीं के ही एक पब्लिक स्कूल से हुई है एंड देन उसके बाद 11th 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से केवी नंबर 1 से किया है भुवनेश्वर के। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 2014 टू 2019। उसके बाद मैंने कुछ ब्रेक लिया और 2021 से 2023 में मैंने मास्टर्स किया है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग में जामिया से। और 2023 के बाद मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू की यूपीएससी के लिए। 2023 अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 2024 में मैं इंटरव्यू के तक पहुंची थी, पर इंटरव्यू में मैं कुछ मार्क्स से रुक गई थी। और 2025 में मेरा रैंक 614 है और इसी दौरान मैंने स्टेट का भी दिया था और 2024 में मैं सक्सेसफुली स्टेट में क्वालिफाई कर लिया था मैंने। और अभी मैं आपके साथ हूँ जी। अपनी डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कब से है? और डिसेबिलिटी मुझे 90% विजुअल इम्पेयरमेंट है और उसके साथ साथ मुझे सेरेब्रल पैल्सी की भी इशू है। मेरा लेफ्ट हैंड फंक्शन नहीं करता है बिल्कुल और लेफ्ट लेग
कि मैं लिम्पिंग इश्यूज है, पर वो मतलब इट इज काइंड ऑफ मैनेजेबल, लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं फंक्शन करता है। और आप विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे 90% विजुअल इम्पेयरमेंट है। और राइट आई, इट्स कंप्लीट, इट हैज नो विजन, बट इन लेफ्ट आई 10% विजन है, और उसके माध्यम से ही मैं मतलब सारी अपनी डे टू डे लाइफ सर्वाइव करती हूँ। जी सर। आपने बताया कि छोटी थी आप काफी जब आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हुई। आप उड़ीसा से आती हैं। कंपैरेटिवली, हालांकि आप भुवनेश्वर में रहती हैं, लेकिन अवेयरनेस का लेवल कम है दिल्ली मुंबई के कंपैरेटिवली। तो किस तरह के चैलेंजेस इनिशियली आपको फेस करने पड़े, और फैमिली का सपोर्ट, क्या वो अवेयर थे डिसेबिलिटी को लेके, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, पहले पहले तो मैं आपका पहला क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूं, जो आपने कहा कंपैरेटिवली नहीं था सर। वह तब जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी इन अर्ली 2000s, लाइक 2004 एंड 5, तब यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब ही कोई नहीं जानता था। लाइक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जब आप स्कूलिंग सिस्टम में जाते हो, तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी में कोई फर्क भी रहता है। पीपल यूजुअली टेक योर फिजिकल डिसेबिलिटी एज योर मेंटल रिटार्डेडनेस या फिर मेंटल डिसेबिलिटी। तो वहाँ पे तो बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत लंबा मेरा स्ट्रगल रहा है, एंड फॉर विच आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज सेवा में ही आना है। रहा सवाल फैमिली का, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। फैमिली ने कभी मुझे एज अ डिसेबल ट्रीट ही नहीं किया है। वो मुझे मोर देन नॉर्मली हमेशा ट्रीट हुआ है। और मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा है, माता पिता का और बहनों का सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। फैमिली में तो दे पीपल वर वेरी अवेयर, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ स्पेशली इन द स्कूल टाइम और अर्ली एजेस में सफ़र किया है मेरे साथ। I think मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उनका रहा है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जब जैसे कि भुवनेश्वर जैसे शहर में जब 2005 से लेकर 2015 तक कोई भी साधन नहीं था, जब आपको जॉब सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए चाहिए होता है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता था। तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर मैंने इंपोर्ट करवाए थे बाहर से, या फिर क्लासेस रिकॉर्ड करके फिर उसको बार बार सुनना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत नया था, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। तो वो एक अलग तरीके का स्ट्रगल आपके साथ रहता है जब आप ऐसी 2 टायर सिटी से आते हो। तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? आपको आई एम श्योर बहुत सारा स्टिग्मा फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि एज ए ब्लाइंड हमें ही बहुत फेस करना पड़ा है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, फीमेल हो, उड़ीसा जैसे स्टेट में हो, तो किस तरह का स्टिग्मा आपने फेस किया, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू मैनेज टू केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड? सर मोटिवेटेड तो यही था कि मैं एक बहुत मतलब प्रिविलेज फैमिली से एक तरीके से आती हूँ, बहुत एजुकेटेड और अवेयर फैमिली से आती हूँ। एक मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, जिन्होंने सारा फैसिलिटी दिया मुझे, जो भी मुझे चाहिए था या फिर जो उनके पास अवेलेबल था, उन्होंने अपने कैपेसिटी में बेस्ट देने की कोशिश की। तो फिर मेरा हमेशा यही मोटिवेशन रहा है कि जो वह मुझे मिला मैं चाहती थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे सर डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, तो जो वह डिसेबल्ड आते हैं वो अनफॉर्चुनेटली एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं। तो फिर ये डबल स्टिग्मा हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर जेंडर से आते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और आप डिसेबल्ड होते हैं। उसके ऊपर एक और लेयरिंग जुड़ जाती है कि आप इतनी सारे चैलेंजेस कैसे फेस करोगे, कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। हम अक्सर डिसेबल बच्चों के साथ ये मैं देखती थी कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है अपने सिबलिंग्स के भीतर ही, क्योंकि उनमें पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और आउटपुट और इनपुट
कहाँ ज्यादा हैं, तो उनके पास वो उतना रिसोर्सेज होता ही नहीं है कि वहां पे सब कुछ डाइवर्ट करे। सो दिस इज वन ऑफ माई मोटिवेशंस कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, या सिविल सर्विसेज तब तो नहीं था मेरा मोटिवेशन जब मैंने पढ़ाई अच्छे से शुरू की, लाइक इन 11th-12th और उसके बाद लॉ। पर मुझे ये था कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी डिसेबल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करूं, लाइक एनी वन फॉर्म और द अदर। मैंने इसीलिए बहुत सारे एनजीओज में भी काम किया था, मैंने कॉमनवेल्थ में भी काम किया है। तो वो मेरा मोटिवेशन हमेशा से ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन है तभी हम और आप बैठ के बात कर पा रहे, नहीं तो अगर मेरे पास शायद ये एजुकेशन या डिग्री नहीं होती तो शायद मैं भी कहीं पे कुछ ना कुछ एकदम चुप को वो कर रही होती, मतलब कहीं पे किसी के चैरिटी में बेस्ड होती। तो फिर ये जो एटीट्यूड ऑफ चैरिटी है, एक टैबू है, ये मुझे हटाना था। तो यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है हमेशा से कि कुछ लाइफ में करने का। जी सर। सबसे बड़ी मूवमेंट क्या थी अभी, यूपीएससी क्रैक करना या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक करना? सर डेफिनेटली यूपीएससी, क्योंकि दो मैं और एक अटेम्प्ट दूंगी इम्प्रूवमेंट के लिए, पर यूपीएससी के लिस्ट में, उस होली बुक के लिस्ट में अपना नाम देखना, सर्च करने में वही बहुत बड़ी आपको लगता है कि हाँ अब वो अनब्रेकेबल नहीं है। उड़ीसा पब्लिक कमीशन में मैंने, वो भी बहुत बड़ी थी मेरे लिए, लेकिन वो सबके आशीर्वाद से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो मैंने अच्छी खासा टाइम दिया है यूपीएससी को, तो यूपीएससी का था कि यूपीएससी करना है, तो ये हो गया। तो डेफिनेटली यूपीएससी ही मेरा टारगेट था, तो जो आज हो गया। जी सर। घर वालों को ज्यादा खुशी कब हुई, जब आपने वो क्रैक किया या आज यूपीएससी क्रैक किया? उनका माइंडसेट क्या था? नहीं, उनका भी माइंडसेट यूपीएससी डेफिनेटली था, पर उनको इक्वली उड़ीसा का भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि सबका ये था कि उड़ीसा में रहोगी, अब उड़ीसा में पोस्टिंग हो जाएगी, और भुवनेश्वर जैसे, मतलब तब तो भुवनेश्वर का नहीं पता था, पर उड़ीसा में आप रहेंगी। तो उड़ीसा की खुशी थी, क्योंकि वो पहली बार मैंने अचीव किया था, और यूपीएससी तो यूपीएससी होता है, सारे मतलब सारे घर वालों को, माँ बाप को उस चीज का, उस टाइम का, उस मोमेंट का इंतजार रहता है जो फाइनली वो अचीव हुआ। तो डेफिनेटली यूपीएससी इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लुक्स अप टू। बिल्कुल। अब बताएं, आपने कहा कि यूपीएससी में आपकी 5th अटेम्प्ट थी, तो 2-3 सवाल हैं मेरे। बहुत सारे मैंने यूपीएससी के एस्पिरेंट देखे हैं जो प्लान बी पे काम नहीं करते, वो अपना जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां नहीं जाते हैं, या दूसरे एग्जाम का सोचते ही नहीं है, सिर्फ यूपीएससी को लेके ही वो इंटैक्ट रहते हैं। तो क्योंकि आपकी इन बातों से हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा होगा जो एस्पिरेंट होंगे, तो जब आपका अटेम्प्ट जा रहे थे तो उस समय क्या माइंडसेट था? क्या ड्यूरिंग दैट आपने स्ट्रेटजी बदली? और फाइनली क्रैक करते समय, जब इस बार की बात है, ऑप्शनल आपका क्या था और प्री और पोस्ट में दोनों में स्ट्रेटजी क्या थी? क्या टिप्स शेयर करेंगे आप? अच्छा, मैं तो ये कहूंगी कि प्लान बी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा खुल के और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आते हो। जैसे कि इस बार मैं ऑलरेडी पोस्टेड थी, और मेरा इंटरव्यू में इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड मोटिवेशन कि हाँ आपके पास बहुत ज्यादा है सेफ्टी के लिए। अभी आप जो कर रहे हो वो आपको और ज्यादा आपकी बेहतरी के लिए लेके जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यूपीएससी आजकल इतना अनसर्टन हो चुका है कि आपको प्लान बी है या फिर कोई अगर और चीज है आपके पास, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि मेरा है 5th अटेम्प्ट, पर पहला 2 अटेम्प्ट मैंने अपने एजुकेशन के साथ साथ ही दिया था। तो अगर मैं पढ़ाई के साथ फोकस्ड के साथ मैंने यूपीएससी देना शुरू किया है, तो फिर वो 2023 से देना शुरू किया। 2023 में मेरा प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, 24 में मैं इंटरव्यू तक गई, और 25 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर मैं इस सफर को मैं देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ा है
2021 और 2022 मैं मास्टर्स कर रही थी और जॉब भी कर रही थी, और उसके साथ साथ ही मैंने दिया था, तो बिना पढ़े ही काइंड ऑफ दिया था, क्योंकि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे पास 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में यही था कि 9 अटेम्प्ट तो मैं एग्जॉस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है। तो 2023 में जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब वगैरह से भी ब्रेक लिया, तो मैंने फुल फ्लेजेडली देना शुरू किया। और मुझे लगता है आपका सेकंड क्वेश्चन पे कि स्ट्रेटजी सबकी अपनी होती है। जैसे कि मेरा ये हमेशा रहता था कि प्रीलिम्स जब से शुरू हुआ है, महीने पहले से प्रीलिम्स से मैं पूरा फुल फोकस्ड हो जाती थी, और पीवाईक्यूज पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से ही आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल सकता है। आपके 15 साल के पेपर्स उठाइए, पीवाईक्यू और करिए, और पीवाईक्यू ही मैंने पूरी तरीके से किया था, तो प्रीलिम्स उससे हो जाता है। मेंस में भी मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था, कि प्रीलिम्स से मेंस तक का जो टाइम होता है, मैंने सिर्फ आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया था। तो जी सर, मैं इससे ये कोई न्यूज़पेपर या कोई किताब आप रेकमेंड करना चाहेंगी? ऑप्शनल किस तरह का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, थोड़ा ब्रॉडली आप अगर हमारे लिसनर्स को बताएं। अच्छा, जैसे कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती हूँ, पर आजकल जो इंडियन एक्सप्रेस का और द हिंदू का सब्सक्रिप्शन आने लगा है स्क्रीन रीडर्स के साथ, तो मैं वो यूज़ करती थी। और जो आजकल एडिटोरियल एनालिसिस आ चुके हैं यूट्यूब में बहुत, जैसे कि मैं अन अकेडमी इंग्लिश का यूज़ देखती थी एडिटोरियल एनालिसिस, उसके साथ साथ एक आती है ओनली IAS एडिटोरियल करके, वो हिंदी में ही होती है, सुमित रेवरी सर का आता है, आधा घंटा 30 to 35 मिनट्स to 40 मिनट्स। तो मैं उसको डेली बेसिस पे देखती थी। मुझे लगता है कि यूपीएससी को निकालने का एक तरीका है कि आप कितना बहुत ज्यादा पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कितना कंसिस्टेंटली करते हो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा मैंने यही ध्यान में रखा, या फिर जो मेरे आसपास है जिन जिन का पेपर निकला है, वो लोग हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड होके नहीं आए हैं। व्हाट मैटर्ड इज कि आप कितना कंसिस्टेंटली और कितनी बार एक चीज को पढ़ रहे हो या कर रहे हो। और रहा सवाल ऑप्शनल का, तो मैं ऑप्शनल में यही कहूंगी कि जो आपको, मेरा ऑप्शनल वैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और ऑप्शनल लेने के लिए मतलब मैं कह दूं या XYZ कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट कह दे, इससे आपको नहीं लेना चाहिए। जो ऑप्शनल पढ़ने में आपको मजा आए, जो ऑप्शनल आप पढ़ पाओ 6 घंटे 8 घंटे, उसी को ही लेना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल आजकल मेक या ब्रेक थ्रू हो रहा है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं उठ रहे हैं, थोड़े सब्जेक्ट्स में उठ रहे हैं। तो और वह ये भी हम ट्रेंड लेके नहीं चल सकते कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं स्कोर हो रहे हैं तो फिर हम नहीं लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अच्छा लिखा है, अच्छा किया है, तो मार्क्स आएंगे। और कहीं पे आप फ्लिप रहे हो गए तो मार्क्स को नहीं होंगे। तो इट्स ऑल ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, क्योंकि 6 घंटा लेके एक सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप में उस पेपर में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शनल कि आप कितना उसको इन डेप्थ पढ़ सकते हो। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से भी आती हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और पेपर 1 पार्ट B उससे पूरा कोइंसाइड करता था। और इंटरनेशनल रिलेशंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने मास्टर्स भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पीस बिल्डिंग में किया है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो इसीलिए मैंने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन चूज किया था। पर वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए। मे बी हो सकता है कि सामने वाला कैंडिडेट जो सक्सेसफुल है, उनकी सोशियोलॉजी उनका स्ट्रेंथ होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना मोटिवेट हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कितना इंटरेस्ट है और कितना पैशनेट है। जी सर। बिल्कुल। कोई चैलेंजेस आए आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में? हाँ सर, चाहे जब आप डिसेबल हैं या डिसेबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो चैलेंजेस आर बाउंड टू हैपन। चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं,
बट यही है कि आपको हमेशा हर दिन यही सोच के चलना होता है कि आपको करना है, मतलब यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। उस एटीट्यूड से आपको चलना होता है। तो जैसे कि मैं दिल्ली में थी जाके, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है वहाँ पे थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले, वहाँ पे पढ़ने का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। पर उसके साथ साथ दिल्ली में रहने के अपने अकेली रहने के और स्पेशली विमेन विद अ डिसेबिलिटी रहने के अपने चैलेंजेस भी होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। बट एवरीथिंग सेड एंड डन, जब रिजल्ट आपका पॉजिटिव होता है तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो आगे के लिए और करने के लिए। बट चैलेंजेस तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइक विदाउट चैलेंजेस जिंदगी हमारे साथ नहीं हो सकती है। हम मतलब सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट चैलेंजेस, तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ राइट नाउ। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो डिसेबल सेक्टर के लिए आप यूपीएससी में आने के बाद प्रायोरिटी लिस्ट में रखती हैं? सर मेरे लिए तो एक ही सबसे ज्यादा बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि सबसे पहले, चाहे हम यूपीएससी में सिलेक्ट हों या ना हों, पर अगर हम कहीं पे हैं अच्छी पोजीशन में तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए फॉर द डिसेबिलिटी कम्युनिटी, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन ही सबसे बड़ी फाउंडेशन है। पहली बात तो एजुकेशन, दूसरी बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में अराइज हो रहा है। और तीसरा ये रहेगा कि लीजर, कि लोगों को लगता है कि हाँ अगर उसने पढ़ लिया या लिख लिया, एक छोटी सी जॉब कर ली तो काफी है, तो फिर मुझे लगता है ये काफी नहीं है। लाइक हम भी इंसान हैं, एक डिसेबल होने से पहले वी आर ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स विच हैव आवर ओन डिजायर्स एंड वांट्स एंड नीड्स। तो वो अक्सर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में एक्सेसिबिलिटी होना, रीजनेबल अकोमोडेशन होना, पब्लिक बिल्डिंग्स में एक्सेसिबल होना। जब जब हम यूएसए या यूके जाते हैं, एक डिसेबल हर मोबिलिटी घर से निकलने से पहले दोबारा सोचता नहीं है। पर जैसे कि अगर हम दिल्ली में या भुवनेश्वर जैसी सिटीज में भी हम निकलेंगे, हम देखेंगे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए है ही नहीं। चाहे रोड क्रॉस करने से लेके पब्लिक बस को में इनटेक करने से लेके, या फिर मेट्रो में एक्सेसिबिलिटी होने से लेके, इन सब चीज़ों में हमें एक डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी। तो वो शॉपिंग मॉल्स में, आपके रेस्टोरेंट्स में, तो ये सब चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। दो आई एम अ disabled but I'm also a human being which have normal wants, कि रात में खाना खाना जाके खाना खाना, जो कि एकदम सिंपल चीज़ है, जो कि एकदम बेसिक नीड्स है, पर हम वो भूल जाते हैं कि इनकी भी ये नीड्स हो सकती हैं। और मैंने देखी है कि यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास कि मैम अगर हम ये करेंगे जाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, या फिर इट्स अ टैबू कि हमारे लिए तो ये वो चीज़ें नहीं है। इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, और इन चीज़ों में भी इक्वली इम्पोर्टेंस और फोकस देने की ज़रूरत है। सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी के साथ साथ ये चीज़ें भी रहना बहुत ज़रूरी है। जी सर। बिल्कुल, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। अभी हमने विजुअली इम्पेयर्ड का फैशन शो करवाया था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। तो लीजर के ऊपर कम्युनिटी को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है सरकार के साथ साथ। 2 चीज़ें जाननी है। अभी मैंने अक्षत के साथ इंटरव्यू किया था, तो एक डिस्कशन उन्होंने स्पार्क की। उन्होंने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में सिर्फ 2 लोग ही आईएएस बन सकते हैं। तो अगर कोई जर्नल में भी फॉल करता है तो उसको वो ब्लाइंड कैटेगरी में ही मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए? अगर किसी ने जर्नल में क्लियर किया तो उसको जर्नल में ही मिलना चाहिए और बाकी लोगों को इसमें मिलना चाहिए? और दूसरा, जो आप एसडीएम हैं, ये भी एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है यूपीएससी में, अपने आप में ही जो आपको मिलेगा बहुत रिपीटेड है। फिर आप
रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए जा रही हैं, तो आईएएस के मायने आपके शब्दों में क्या हैं? क्यों आईएएस ही? बाकी सर्विसेज पर भी सेवा की जा सकती है, चीज पॉलिसी में काम किया जा सकता है। पहली चीज जो अक्षत सर ने उठाई है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि जैसे कि मैं जिस स्टेट से आती हूँ उड़ीसा, ये वह हमारे स्टेट में ये ऑलरेडी ये सिस्टम है। मुझे लगता है कि यूपीएससी को भी थोड़ा स्टेट सर्विसेज पब्लिक कमीशन से सीखना चाहिए कि अगर हम जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी में फॉल करता है या सिलेक्ट होके आता है, तो उसको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट होता है जिस स्टेट से मैं आती हूँ। पर यूपीएससी ये नहीं करता है। अगर जैसे कि रविराज सर इस बार के जो रैंक 20 हैं, वो अगर जनरल कैटेगरी में वो आ रहे हैं, पर वो जनरल कैटेगरी के साथ साथ वो पीडब्ल्यूडी वीआई की कैटेगरी की सीट ही ले रहे हैं। आई थिंक विच इज स्लाइटली अनफेयर टू द विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डिसेबल रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट्स एज अ होल, सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड की नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी रिजर्वेशंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने जनरल पे क्वालिफाई किया है तो फिर उसको जनरल में मिलेगा, जो रिजर्व में किया है उसने उसको रिजर्व में मिलेगा। पर ये एक अनफॉर्चुनेट है। आई थिंक हम सबको ये वाला इशू रेज करना चाहिए। और आपका जो जो अक्षर सर ने कहा वो बहुत 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 वैलिड इशू है, और इसको विद टाइम टू कम हम आगे किस तरह से लेके जा सकते हैं, और आई एम श्योर यूपीएससी इस इशू को टैकल करेंगे। एंड दूसरा चीज, हाँ, क्योंकि जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो हमें लगता है कि हमें आईएएस ही मिलेगा, मतलब मिलना चाहिए, या फिर हम आईएएस को लेके मोटिवेट होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं हूँ भगवान को, और या फिर मैं इस पोजीशन से खुश नहीं हूँ जो मुझे मिल रहा है। पर जब हम पढ़ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हम आईएएस को मद्देनजर रखते हुए गोल को स्टार्ट करते हैं। और आईएएस एक ऐसा पोस्ट है, मुझे लगता है, जिससे आप चीजों को ऑन ग्राउंड और पीपल टू पीपल कनेक्शन से आप बदल सकते हो। तो इसीलिए ही आईएएस का मतलब आईएएस मिलने के लिए आपको ज्यादा खुशी होती है, या फिर आप उसकी तरफ मोटिवेट होते हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो दूसरे सर्विसेज मिल रहे हैं वो कोई कम है। इट्स जस्ट द नेचर ऑफ द सर्विस which attracts the candidates, या फिर which attracts the aspirants. But more or less every service has its own charm and own advantages and disadvantages. बहुत लोग आईएएस से ऊपर आईआरएस रखते हैं, बट ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मुझे लगता है। जी सर। चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा। इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है डिप्लोमेटिक होने की, और दूसरा आपका आंसर बहुत शॉर्ट होना चाहिए। जी सर। परहैप्स वन वर्ड। हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी जी। अगर आपको मौका मिले डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग लोगों का माइंड सेट चेंज करने का, तो वो एक चीज क्या होगी? उनको इंसानियत की तरह देखो, इंसान की तरह देखो, टैबू हटा दीजिए। टैबू। फ्यूचर इंडिया फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन वन सेंटेंस। It's very bright. I see disabled community people are coming all across India. It's very bright. I'm very positive. वन पॉलिसी जो आपको लगता है कि इमीडिएटली इम्प्रूव करनी चाहिए फॉर डिसेबल्ड। यही पॉलिसी जो हमने अभी डिस्कस किया कि यूपीएससी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये नेगेटिव रिजर्वेशन पे काम करता है एट टाइम्स फॉर द डिसेबल, तो हमें वर्टिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। प्रीलिम्स। जी सर। और मेन, व्हाट वाज द टफर? मेंस एनी डे, इट टेस्ट योर पेशेंस अल्टीमेटली। आप 3 दिन लिखते हो 9 घंटे पेपर विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि हम जब ब्लाइंड है तो हमें 4 घंटे का पेपर लगता है। हम 8 घंटे पेपर लिखते हैं नॉन स्टॉप फॉर 3 days. It's undoubtedly the most challenging phase in all 3 phases: interview
prelims means. ड्यूरिंग द स्टडी इनमें से आपको क्या चाहिए, म्यूजिक और साइलेंस? Silence. योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My faith, my conviction. If you got an opportunity to serve following ministry, what will you pick from following? Ministry of Social Justice and Empowerment or Ministry of Education? Ministry of Social Justice and Empowerment, any day. Define UPSC in one word. It was my dream. Your favorite study time, morning or night? Night, late night. One assistive technology you cannot live without. There are actually many, but in recent times, it's Kibu. One book which inspired you the most. One book. I'm not a bookish person, but Wings of Fire by Dr. APJ Abdul Kalam. जब आपने अपना रैंक देखा तो सबसे पहला थॉट? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है। मैंने 3 बार चेक किया, पर तब तक मेरे दोस्तों का फोन आ चुका था, तो I just checked my roll number before informing to family कि कहीं मैंने गलत नाम बोल दिया हूँ। सबसे पहले रिजल्ट देखने के बाद जो गाना आपके मन में आया हो? गाना तो कुछ नहीं आया था, बस ये था कि it gave me a lot more confident person. गाना तो उस वक्त आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो, एकदम नम हो जाते हो। इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है, एक्सेसिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन? बोथ। ऑप्शन नहीं है आपके पास ये वाली? रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लीगल एडवोकेसी और डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द रोड? लीगल एडवोकेसी। One thing which you like the most about UPSC and one thing you want to improve in UPSC? I like it gives you a fair play opportunity. Like UPSC में सब कोई equal है। आप किस क्लास से आते हैं, किस सोसाइटी से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। It gives you a level playing field. The other thing that I think UPSC needs to improve is the reservation system, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। I think तीन बार बात कर चुके हैं। One personality you wanted to meet, but you did not met, but now you want to meet. I think ऐसा कोई है नहीं। Maybe Dr. S. Jaishankar sir I want to meet because I have read his book so much. But I've met him once, so I don't know. Barack Obama. Barack Obama, okay. Your role model? Yeah, Barack Obama. My role model. I think it's myself only. I'm the unsung hero in my story. So yeah, no one. You are no unsung hero anymore. One place you want to visit again and again? Europe. Summer or winter? Winter, any day. Favorite movie? 3 Idiots. Favorite dish? बिरयानी। थैंक यू सो मच शाइस्ता जी। यहाँ पे हमारा रैपिड फायर खत्म होता है। क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, स्पेशली जब हम डिसेबल कम्युनिटी से आते हैं। लेट्स बी फ्रैंक, चाहे हम मटेरियल एक्सेस करना हो, टेस्ट सीरीज एक्सेस करना हो या लिखना हो, बट अब अपने आप पे यकीन रखिए। ये एग्ज़ाम ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर ये एग्ज़ाम सब कुछ है ये भी नहीं है। आप इस एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत कुछ और बहुत अच्छा कर सकते हैं, इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं। जस्ट हैव फेथ इन यू एंड द सेकंड इज जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप गोइंग एंड keep doing your work, what you do and what you believe in doing. क्योंकि ये एग्जाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड गेम का भी एग्जाम है। क्योंकि जब मैंने 2024 दिया था, 2023 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने 24 यही दे के दिया था कि बस मेरा प्रीलिम्स हो जाए। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी करके 2024 में। तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ 4-5 मार्क्स से ही मैं लास्ट टाइम रुकी थी, लाइक 4 मार्क्स से टू बी वेरी प्रिसाइज। और इस बार जब मैंने 2025 में, क्योंकि लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था और सिर्फ 15 दिन के बाद ही पेपर था, प्रीलिम्स, नेक्स्ट प्रीलिम्स था, तो मैंने यही सोच के मैं गई प्रीलिम्स में के हॉल के अंदर, मैंने एंट्री लिया था कि मुझे
सिलेक्शन लेके ही वापस आना है। तो ये जो एग्जाम होता है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा माइंड गेम साइकोलॉजिकल होता है कि आपको अगर मैनिफेस्ट आपने किया है कि आप सिलेक्शन लोगे तो लोगे, आज नहीं तो कल, तो वो मैनिफेस्टेशन और कन्विक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। हमें उम्मीद है जो बातें आपने शो में की हैं काफी रिप्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है, पॉलिसी मेकिंग में आपका रोल होगा और भविष्य हमारे लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। It was really pleasure talking to you. सेम हियर, थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने शाइस्ता परवीन जी से जो एसडीएम उड़ीसा हैं, अभी यूपीएससी में 614 उनका रैंक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, किस तरह की स्ट्रेटजी रखी, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। रैपिड फायर राउंड भी खेला। कैसा लगा आपको शो? कमेंट करके बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डन फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।